ऑपरेशन सिंदूर के चलते चलते अभी ऑपरेशन षड्यंत्र भी हुआ। नमस्कार, पी3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष हमेशा गद्दारों से जूझता रहा है। हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे गद्दारों की वजह से ही देश की स्थिति को कई रजियों ने लूटा खसूटा, जिसमें अंग्रेज और मुग़ल शामिल हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे देश के लोगों का हुआ करता था और आपने राजा जयचंद का भी नाम सुना होगा कि उस पर आपको साफ पता लग जाएगा कि इस देश के साथ गद्दारी कौन कौन लोग करते हैं। दोस्तों, आज के परिवेश में अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश की संस्थाओं ने देशद्रोह के चलते देशद्रोह का काम किया और देश के साथ गद्दारी की, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में या अपने छुपे हुए किरदार से। कुछ हमारे राजनेताओं के रूप तो मुस्लिम थे, लेकिन वो हिंदू बन के इस देश पर राज करते रहे और उन्होंने लेकिन पर्दे के पीछे वही काम किया जो मुस्लिम देशों को भाता था। और उस तरह से ही कश्मीर का मुद्दा आपके सामने है। यूएन की सदस्यता न लेना और तिब्बत की नीति पर अच्छी तरह से काम न करना, ये देश की गद्दारी का काम था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चीन की कभी भी सीमा हमारे देश के साथ नहीं लगती थी, तिब्बत के साथ लगती थी। यदि तिब्बत अगर स्वतंत्र रहता तो आज चीन हमारा पड़ोसी नहीं होता। तो इस तरह के डिसीजन, लेकिन कभी कभी ये डिसीजन पॉलिसी की समझ के ना होते हैं, लेकिन उनको नाम गद्दारी का भी दिया जा सकता है। दोस्तों, गद्दारी की श्रृंखला में अभी 2004 और 2004 से लेकर 2014 के बीच की कार्यकाल को मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस कार्यकाल में ये निश्चित हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी काम किए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने देश के एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के चुने जाने के बाद भी पावर सेंटर चेयरपर्सन के पास थी एडवाइजरी काउंसिल की, और उन्होंने अपने मनमाने तरीके से जिस तरह से देश विरोधी काम किए वो आपके सामने आते रहते हैं। 2012 में आपके चुनाव आयोग के द्वारा एक ऐसा MOU साइन किया गया जिससे करने पर काफ़ी कुछ देश का नुकसान हुआ। उस समय आपके देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो SY कुरैशी थे। इस दौरान ये बातें होती रहीं कि किस तरह से हम आगे आने वाले समय पर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी 2012 में ये सब काम किए गए, उन्हें उम्मीद थी कि आने वाली सरकार उनकी नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने सारी संस्थाओं में अपने आदमी बिठा दिए और इस देशद्रोह में बहुत कुछ काम हुआ और इस देश के साथ गद्दारी हुई। अब सवाल ये उठता है कि गद्दार किस तरह के लोग हैं। कुछ गद्दार इस देश के ऐसे हैं जो धर्म के मामले से जुड़े हुए हैं और धर्मांतरण चाहते हैं, उनका मकसद अलग है। लेकिन कुछ गद्दार ऐसे हैं जो कि जनता के व्यक्ति देश के साथ लूट खसोट करने में बने रहते हैं। और इसके अलावा कुछ गद्दार हमारी राजनीतिक संस्थाओं में, न्यायिक संस्थाओं में और अधिकारियों के रूप में अभी भी बने हुए हैं, जिनका मुख्य कारण है कि जो स्ट्रीमलाइन की सरकार है उसको कभी भी काम न करने दिया जाए और इस तरह से अव्यवस्था फैलाई जाए जिससे कि इस देश की तरक्की रोके अल्टीमेटली, और उनको जो पक्ष का काम कर रहे हैं उनको विपक्ष की तरफ से ऐसे झटके लगें कि आने वाले समय पर वो सत्ता में ना आ पाए। लेकिन इन सब के चलते ये तो निश्चित है कि देश का अल्टीमेटली नुकसान होता है और देशद्रोह का काम बनता है। दोस्तों, लेकिन 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है अमित शाह के साथ, तो उनका सबसे पहला मकसद इनिशियल स्टेज पर जितनी भी परेशानियां हैं उनको ख़त्म करना, धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या जैसे मामले पे मंदिर बनवा के इस मुद्दे को लगभग समाप्त कर देना और उसके बाद संविधान में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करना, ऐसे कानून बनाना। इन 2014 से 2019 तक उन्होंने इस तरह से काम किया जिसमें कि इन सब के लोगों की फंडिंग रुक गई और इनके द्वारा बनाए गए NGOs जो कि फंडिंग कर रहे थे बाहर के विदेशों के साथ, लगभग 20,000 NGOs को बंद किया गया। यानी कि
इनकी रसद काटी गई, इनकी फंडिंग काटी गई। और पहले ये काम था कि जो ये नेटवर्क फैला चुके हैं, इस नेटवर्क को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो इनफ्लो है उसको रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में पहले इनफ्लो रोका गया। जब मनी इनफ्लो रोका गया तो कश्मीर जैसे मुद्दों पर आपने देखा कि पत्थरबाजी समाप्त हुई। लेकिन 2019 के बाद जैसे ही 2019 आया तो उन्होंने फिर प्रयास किया कि किसी तरह से ये सरकार वापस ना आ पाए। तो कुछ ऐसे आंदोलन हुए जो कि लगते तो देश के जनता के द्वारा थे, जैसा कि शाहीन बाग और जैसा कि किसान आंदोलन। ये भी सारे आंदोलन और शाहीन बाग समस्याएं सब उनके द्वारा इस तरह से निस्तारित की गई थी। और आपने देखा था कि जो हमारे लाल किले पर जिस तरह का अटैक हुआ था, वो भी सब इसी श्रेणी का गद्दारी का मामला था कि किसी तरह से देश में अफरा तफरी फैलाई जाए जिससे कि ये सरकार रिपीट ना हो सके। लेकिन उनको 2019 में भी मुंह की खानी पड़ी और 2019 में फिर मोदी की सरकार बड़े दम के साथ आई, बल्कि 2014 से भी ज़्यादा का बहुमत लेकर आई। 2019 के बाद से जब सरकार ने जो आधारभूत उनका मूलभूत ढांचे थे, जो गद्दारी के ढांचे बनाए गए हैं देश के पूरे, उनको ढूंढना शुरू किया उनकी जांच एजेंसीज के द्वारा, और समय समय पर धोखे भी खाते रहे। लेकिन 2019 से जो स्पीड पकड़ी गई उसमें काफ़ी विपक्षी नेता जेल में गए, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर प्रभावित किया गया। और उनकी फंडिंग रोकने के साथ साथ जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं, देशद्रोह के लोग, जिसमें राजनेता भी शामिल हैं, प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल हैं, उन सब के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, 140 करोड़ से अधिक की जनता में ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि डाल डाल पर बैठा है एक ऐसा इंसान जो देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको जड़ों तक खोदने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार को 2 फ्रंट लड़ने पड़ते हैं। एक बार उनको अपने आर्थिक तरक्की किस तरह से हो उस पर कार्य करना पड़ता है, और एक बार ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जाता है जिसके ऊपर कि देशद्रोह के अंतर्गत काम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसी के चलते, ऑपरेशन सिंदूर के चलते चलते अभी ऑपरेशन षड्यंत्र भी हुआ। देश की अस्थिरता, संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए, अभी सरकार को अस्थिर करने के लिए कोशिश की गई। एक ऐसी कोशिश थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 13 महीने की सरकार के साथ की गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी गई थी। वही कोशिश इस बार दोहराई गई, लेकिन क्योंकि राजा सतर्क था और पूरा तंत्र सतर्क था, और तो वक्त रहते इस षड्यंत्र को पकड़ लिया गया। ऐसा मेरा मानना है कि ये कहावत है कि राजा को अपने कान, नाक, आँख खुले रखने चाहिए, ना जाने कब उसकी कुर्सी नीचे से खिसका दी जाए। तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूर्णतः काम कर रहे हैं, और वो मजबूती से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने आधार बना लिया है, और अपनी जांच एजेंसियों के द्वारा और अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा वो तह तक पहुंचने की स्थिति में है। अगर आप देखें तो इस समय विपक्ष में और बहुत सारे देशों में खलबली मची हुई है कि यदि ये देश में सरकार में स्थिरता बनी रही तो निश्चित रूप से वो हमारे गले तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को डर लग रहा है। तो ऐसे में दो तरह के काम होते हैं। एक ऐसे षड्यंत्रकारी जिनको लगता है कि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है, वो अपने षड्यंत्रों को खूब अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि कितनी क्रूरता का मामला पहलगाम में हुआ, और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं धर्मांतरण के मामले में भी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। उनके लिंक न केवल धर्मांतरण से हैं, बल्कि देश के विरुद्ध भी एक पूरा नेटवर्क है जो नाम धर्मांतरण है, लेकिन उसके अंतर्गत अलकायदा भी उसमें जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस स्पीड से काम कर रही है, उस सरकार को अस्थिर करने की काफ़ी कोशिश की जाएगी दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क निश्चित रूप से कुछ एक ग्रोह पकड़ा जाता है तो उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो पिछले कई वर्षों से इस देश के पास
और इस देश सरकारी तंत्र पर बहुत कुछ आ चुका है। इस बार कमजोरी सरकार की कुछ इस तरह की है जिसमें कि कुछ लोगों के सहयोग से ये सरकार बनी हुई है, तो विपक्षी और देशद्रोही और जयचंद जैसे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सरकार 29 तक काम ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस सरकार ने भी अपनी कमर कस रखी है और इन सारे जयचंदों की तैयारी कर रखी है और इनके सब की नींद हराम है। और निश्चित रूप से ये निश्चिंत रही है आप लोग कि आप जनता से भी ये अपील है कि वो किसी भड़कावे में ना आए और सरकार की कुछ कमियों के होने के बावजूद भी इस सरकार का लगातार बना रहना हमारे देश हित में है। और निश्चित रूप से जयचंदों के विरुद्ध जो काम करना है उसमें कहीं हमें कष्ट भी सहने पड़े या कोई पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट भी हमको अगर दुखी करते हों तो उसे हमें सहना चाहिए देश के आन बान शान के लिए। दोस्तों, अगस्त 2025 से आप नए षड्यंत्रों का पर्दाफाश होते हुए देखेंगे और बहुत सारी चौंकाने वाली स्थिति आएगी, न केवल राजनीतिक परिदृश्य में, न केवल संसदीय स्तर पर, बल्कि पार्टियों के स्तर पर भी विभिन्न पार्टीज़ के और विशेषकर जनता पार्टी में भी काफ़ी जो षड्यंत्रकारी और जयचंद बैठे हैं उनका भी इलाज होगा। साथ साथ देश के विरुद्ध में भी जो लोग विपक्ष में या सरकारी तंत्र में बैठे हैं या न्यायिक तंत्र में बैठे हैं उनका भी सर्वनाश होने की तैयारी की जा रही है, जिसकी डर की वजह से सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगस्त के बाद ये सरकार कमजोरी अपनी कमजोरी को मजबूती से साबित करते हुए और बहुत कठिन निर्णय लेगी और कठोर निर्णय लेगी और आप सबको आने वाले समय पे षड्यंत्रों के सामने रूबरू होना पड़ेगा और षड्यंत्रों को समाप्त करने की कोशिश सरकार ने प्रारंभ करती है। और अगस्त 2025 से 29 जून तक ये सारे काम सरकार करने का लक्ष्य बनाई हुई है और उनका लक्ष्य दो द्विपक्षीय है, एक आर्थिक छोर पर और एक देश की सुरक्षा के छोर पर, चाहे वो, लेकिन क्योंकि कभी आपने एक बार हमारे सैन्य अधिकारी से सुना था कि इस देश को 2.5 पक्षों की तरफ से लड़ाई लड़नी है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, लेकिन जो आधा पक्ष है वो हमारी आंतरिक व्यवस्था है, जिसमें आंतरिक जो जयचंद और देशद्रोही बैठे हैं उनसे भी हमें प्रॉक्सी वार लड़ना है। और उस लड़ने के लिए सरकार ने कमर कस कर रखी है और इस सरकार को यदि उनको नेस्तनाबूद करने के लिए यदि लोकतंत्र से आगे बढ़कर भी कुछ काम करना पड़े तो ये जनता को स्वीकार होना चाहिए कि किसी कीमत पर इस देश की व्यवस्था न भंग हो और इस सरकार की स्थिरता बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए दोस्तों, अगस्त के महीने से आप नए चेंजेस देखेंगे राजनीति में और नए एक तरह के षड्यंत्रों का खुलासा होते हुए देखेंगे, जिसमें काफ़ी लोग जेल जाते हुए और काफ़ी लोग जो है हताशा की काल कोठरी में जाते हुए देखेंगे। धन्यवाद।